जय हिंद दोस्तों। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जिससे आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पूर्व हमने यूपी पीसीएस के ही 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है इसी चैनल पर, जिसकी आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें, वो भी आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 2020 का जो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर है उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, वीएस वांकणकर ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को भी खोजा था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे। ठीक है, उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिला चित्रों यानी कि शैल चित्रों का अन्वेषण किया था और उनके प्रागैतिहासिक महत्व को भी इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए गुण से राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है हड़प्पा पुरस्थल के नाम। ठीक है, वहीं सूची सेकंड में वर्तमान समय में ये हड़प्पा जो स्थल है कहाँ पर स्थित है उन स्टेटों और यूटीज का वर्णन दे रखा है। तो जो हमारा बालू हड़प्पा स्थल है वह कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो वह आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। वहीं मांडा की बात करें तो मांडा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। वहीं पाडरी की हम बात करें तो पाडरी कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और जो हुलास स्थल है वह अपने यूपी में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर वही चीजें दे रखी हैं कि बालू की जो लोकेशन है आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगी, मांडा की जो लोकेशन है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाती है, पाडरी आपको गुजरात में मिल जाएगा देखने को, हुलास जो है वह उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सूची 1 में कुछ समाज या सभ्यता या कालक्रम का वर्णन दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में उस सोसाइटी या समाज सभ्यता से संबंधित विशेषताओं का वर्णन दे रखा है। जैसा कि फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन दे रखा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो दोस्तों यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था, तो यह एक कृषक समाज था। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज आपको कृषक समाज के रूप में मिल जाएगा। वहीं ऋग्वैदिक समाज की हम बात करें यानी कि ऋग्वैदिक सोसाइटी की हम बात करें तो वह एक चारागाह सोसाइटी थी। ठीक है, इसके अलावा मध्यकाल में हम देखें तो मध्यकाल में आते आते जमींदारी सिस्टम डेवलप हो गया था, यानी कि लैंड लॉर्डिज्म की व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार मध्यकाल का संबंध हमारी जमींदारी सिस्टम से हो जाता है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन में यही चीजें दे रखी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फोर्थ है वह कह रहा है कि यहाँ पे भी सूचियां दे रखी है। ठीक है, सूची 1 में दे रखा है महाजनपदों का वर्णन दे रखा है, वहीं सूची 2 में उन महाजनपदों की राजधानी का वर्णन दे रखा है। तो अब हम बात करें मत्स्य महाजनपद की, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी यहाँ पे क्या होगी, तो इसकी राजधानी होती है विराटनगर। वहीं कुरु की बात करें, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, तो यह आपको इंद्रप्रस्थ देखने को मिल जाएगी। सूरसेन की बात करें हम, सूरसेन जो हमारा महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है, तो मथुरा है। वहीं अश्मक की हम बात करें तो अश्मक की जो राजधानी है वह पोतन आपको देखने को मिल जाएगी। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन की आपकी राजधानी मिल जाएगी मथुरा। ठीक है, और वहीं अश्मक की राजधानी आपको पोतन देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु जो वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्रभृत कहा जाता था। आंध्रभृत का तात्पर्य है आंध्रों का नौकर। ठीक है, इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था, यानी कि जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इनका जो शासन था कहां पर था, तो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में। ये सातवाहनों के सामंत थे, यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इक्ष्वाकु जो शासक थे अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज मानते थे। इस वंश की जो विशेषता थी वह यह थी कि इक्ष्वाकु जो शासक थे
वह ब्राह्मण धर्म को मानते थे, यानी कि ब्राह्मण धर्म के ये अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का जो झुकाव था वह बौद्ध धर्म के प्रति थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे वो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनकी जो रानियां होती थी वह बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी जो था वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन सी इज राइट। यह कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स यानी कि मार्ग निर्माण से संबंधित था। कौन संबंधित था मार्ग निर्माण से? तो एग्रोनोमोई, जो कि मौर्यकालीन अधिकारी था। ठीक है, मौर्य काल में जिले का जो प्रमुख होता था वह आहारपति कहलाता था। यानी कि जो मौर्य काल में जिले का प्रमुख होता था क्या कहलाता था? तो आहारपति। आहारपति, यह आपको याद रखना है, जिसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा। ठीक है, ये आहारपति ही एग्रोनोमोई कहलाता था। मेगस्थनीज ने इसे एग्रोनोमोई संज्ञा दी थी। ठीक है, यह सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। माप तौल के अधिकारी को पौतवा अध्यक्ष कहते थे। आपको यह फैक्ट भी याद रखना है कि माप तौल का जो अधिकारी होता था वह क्या कहलाता था? तो पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। वहीं राजस्व प्रबंधन का जो अधिकारी था वह क्या कहलाता था? तो समाहर्ता यह कहलाता था। तो आपको तीन चीजें यहाँ याद रखनी है। जिले का प्रमुख कौन होता था? आहारपति होता था। आहारपति को ही एग्रोनोमोई कहा जाता था। मेगास्थनीज इसे एग्रोनोमोई कहता था। अब एग्रोनोमोई का जो कार्य था वह यह था कि निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का यह प्रमुख अधिकारी था। सेकंड नंबर पे बात करें, माप तौल का जो अधिकारी होता था वह पौतवा अध्यक्ष कहलाता था। वहीं जो राजस्व प्रबंधन का अधिकारी था वह क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। इसे दोबारा कराने का मेरा तात्पर्य यह है कि यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आप इन फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आइए कथन एक बार देखते हैं, उसके बाद कारण भी देखेंगे। कथन में कहा गया है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। वहीं कारण में कहा गया है कि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से हमें राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये देखिए, जो चोल साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। कौन थे चोल साम्राज्य के संस्थापक? तो विजयालय या विजयालय थे। ठीक है, चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन जो है वह अभिलेख है। यानी कि चोल इतिहास के बारे में हमें सबसे ज्यादा किससे पता चलता है और सबसे सॉलिड जो प्रूफ हमें पता चलता है वह किससे? तो अभिलेखों से पता चलता है, जिसमें क्रमशः 4 भाषाओं में है। यानी कि जो अभिलेख जो है वह 4 भाषाओं में, लाइक तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है, इन भाषाओं का उपयोग किया गया है इन अभिलेखों में। राजराज प्रथम ने, जो हमारे चोल शासक राजराज प्रथम थे, उन्होंने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राथकन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि राजराज प्रथम जो थे उन्होंने सर्वप्रथम अभिलेखों के रूप में अपनी चीजों को, यानी कि जो चोल हिस्ट्री है उसको अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की जो परंपरा है वह शुरू की थी। वहीं चोल जो युगीन अभिलेख हैं वह मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। और किसके इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं? तो यह चोलों के इतिहास के जानने के प्रमुख सोर्स है। ठीक है, मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबूजीद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था, जो कि यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, तो यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ईसा की पहली शताब्दी में शाम्बमग, यानी कि जो शाम्बमग कौन था? तो ईरानी पुरोहित को भारत लाए। ठीक है, ईसा की पहली शताब्दी में जो शाम्बमग को भारत लाए ताकि शाम्ब द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर में पूजा हो सके। ठीक है, शाम्बमग को इसलिए भारत लाया गया। शाम्बमग कौन था? तो यह एक ईरानी पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, इसको भारत लाया गया ताकि इसके द्वारा, यानी कि शाम्ब द्वारा चंद्रभागा नदी पर निर्मित सूर्य मंदिर जो होगा उसकी पूजा हो सके। यह सूर्य का स्थापित पहला मंदिर था। ठीक है, मग पुरोहितों ने ही भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया। यानी कि भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय भारतीयों ने नहीं बनाया, अपितु जो ईरानी पुरोहित हुआ करते थे उन्होंने ही भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया था। सूर्य पूजा ही उपलक्ष्य में, यानी कि सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में ही सांबपुर यात्रोत्सव मनाया जाता है तथा मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख
वेहनसांग, अबूजीद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा अन्य सूर्य मंदिरों में मोढेरा का सूर्य मंदिर आता है, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा ओसिया एवं सिरोही का जो सूर्य मंदिर है वह भी प्रसिद्ध है, और वह कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा निर्मित मार्तंड मंदिर जो कि कश्मीर में है, वह भी अत्यंत ही प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि शेख निजामुद्दीन जो औलिया है इनकी जो दरगाह है वह आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, ना कि मुल्तान में। ठीक है, इसका मुल्तान रॉन्ग हो जाएगा आंसर, दिल्ली राइट होगा। इसके अलावा हम बात करें, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको देखने को मिलेगी अजमेर में। वहीं शेख बुरहानुद्दीन गरीब की जो दरगाह है वह आपको दौलताबाद में देखने को मिल जाएगी। वहीं शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह है गुलबर्गा में आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा का शासक हुआ करता था। हैदराबाद के कुतुब शाही राज्य में अबुल हसन कुतुब शाह ने अपने वंश का जो था वह 8वां एवं अंतिम शासक था। यानी कि जो हैदराबाद में कुतुब शाही वंश स्थापित था उसमें जो अबुल हसन कुतुब शाह था वह अपने वंश का 8वां और अंतिम शासक हुआ करता था। इसका शासनकाल 1672 से लेकर 1687 ईस्वी तक था, क्योंकि 1687 ईस्वी में ही औरंगजेब ने हैदराबाद यानी कि गोलकुंडा में हैदराबाद में अपना कब्जा कर लिया था। अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। ठीक है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के जो विवाह की आयु है वह निर्धारित करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही होगी, क्योंकि अकबर ने ही लड़कियों को अब जो उनके अभिभावक हैं उनके दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, वो भी मिडाइवल एज में। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाते हैं। अबुल फजल के अनुसार अकबर जो है वह मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने लड़के की जो विवाह की उम्र रखी वह रखी 16 वर्ष, वहीं लड़की की विवाह की उम्र उसने 14 वर्ष निर्धारित की। इसने बाल विवाह रोकने के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। यानी कि जो अकबर था उसने बाल विवाह रोकने का भी प्रयत्न किया था और बाल विवाह ना हो सके इसके लिए तुरबेग नामक अधिकारी को भी नियुक्त किया था। अकबर ने ही विवाह के लिए माता पिता की स्वीकारोक्ति के साथ दूल्हा एवं दुल्हन की आपसी सहमति को भी आवश्यक बना दिया था। यानी कि जो दूल्हा दुल्हन है यदि वो आपस में सहमत है तो माता पिता की स्वीकारोक्ति जरूरी नहीं है। ठीक है, वो आपस में शादी विवाह कर सकते थे। अकबर ने यह स्वतंत्रता लोगों को दे रखी थी। इसके अलावा अंतर जातीय विवाह को भी मान्यता अकबर के समय में दी गई थी, जो आज भी अंतर जातीय विवाह को लेकर समाज में मान्यता नहीं दी जा रही है। तथा कन्या वध पर भी अकबर ने प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने 1587 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया था। यानी कि अकबर के समय में विधवा को अब पुनर्विवाह भी कानूनी हो गया था, यानी कि विधवा जो है वह पुनर्विवाह कर सकती थी। इसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृत कर दिया। यानी कि अकबर ने जो बहुपत्नी यानी कि बहुत सारी पत्नियों को रखने की जो प्रथा थी उसको भी अस्वीकार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वह कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ ऑफिसरों का वर्णन है, यानी कि सूची 2 में अधिकारियों का वर्णन, सूची 1 में अधिकारियों का वर्णन दे रखा है, वहीं सूची 2 में उन अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन दे रखा है। तो अब हम बात करें, यहाँ पे कुछ अधिकारियों का वर्णन है। जो दीवान ए तन है दोस्तों वह क्या काम करता था, तो वह जागीर एवं वेतन को देखता था। इसके अलावा मुस्तरफी की हम बात करें तो मुस्तरफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ की हम बात करें कि मुशरिफ क्या काम करता था, तो यह कार्यालय को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, लुक आफ्टर द ऑफिस। वाकिया नवीस की बात करें तो यह घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। ठीक है, वाकिया नवीस के बारे में कई बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी। ये देखिए, दीवान ए तन का जो प्रमुख कार्य था जागीर व वेतन देखना था।
मुस्तरफी की हम बात करें तो यह राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। वहीं मुशरिफ की बात करें हम तो यह कार्यालयों को संभालने वाला अधिकारी था। वाक़या नवीस की बात करें तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को यह सूचीबद्ध करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, शहाब नहर का जो निर्माण है वह फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। मुगल कालीन शहाब नहर का जो निर्माण है वह फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो आप इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है वह किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। इब्राहिम आदिल शाह जो था, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, वह बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का एक सुल्तान था। ठीक है, इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच तथा हिंदू एवं मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश की थी। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने संगीत के माध्यम से मुस्लिम लोगों के मध्य जो कि शिया और सुन्नी के बीच डिवाइड थे तथा हिंदू और मुसलमानों के मध्य सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश की थी, यानी कि लड़ाई झगड़ा उन दोनों में ना हो। ठीक है, और समाज में सद्भाव का वातावरण बना रहे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार भी किए। इन्होंने दक्खनी भाषा में किताबे नौरस नामक एक किताब लिखी। ठीक है, किताबे नौरस को ही नवरसों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जजमानी व्यवस्था का वर्णन दे रखा है। ठीक है, सूची 1 में कुछ व्यवस्थाएं दे रखी हैं, सूची 2 में उन व्यवस्थाओं से संबंधित स्टेटों का वर्णन दे रखा है। तो हम बात करें कि जजमानी व्यवस्था कहाँ थी, तो यह आपको उत्तर भारत में देखने को मिल जाएगी। वहीं 12 बलूट की हम बात करें तो 12 बलूट आपको कर्नाटक में नहीं देखने को मिलती, यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती है। आगे देखते हैं। ठीक है, मिरासी की हम बात करें। ठीक है, मिरासी जो व्यवस्था थी वह आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो मिरासी व्यवस्था आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, तो कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगी। अडाडे की हम बात करें तो अडाडे आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। जो अडाडे व्यवस्था थी वह तमिलनाडु में अवस्थित थी। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ये देखिए, जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी। 12 बलूट जो व्यवस्था थी वह महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी। मिरासी जो व्यवस्था थी वह कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो अडाडे व्यवस्था है वह आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रंथों का वर्णन दे रखा है और उन्हें अरेंज करना है कि कौन सा ग्रंथ पहले आया और कौन सा ग्रंथ बाद में आया। तो बात करें यहाँ पे किताबुल हिंद की, तो सबसे पहले किताबुल हिंद की रचना की गई थी। उसके पश्चात पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। देन तबकाते नासरी की रचना की गई थी। ठीक है, पहले किताबुल हिंद की रचना की गई, उसके पश्चात पृथ्वीराज रासो की रचना की गई और तब उसके बाद तबकाते नासरी की रचना हुई। और किसने की, मिनहाज उन सिराज ने। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी की रचना की और सबसे लास्ट में फतवा ए जहांदारी की रचना हुई। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, किताब उल हिंद जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, अल बरूनी ने की थी। और अल बरूनी जो है वह कब भारत में आया, तो यह महमूद गजनवी के साथ ही भारत में आया। यानी कि जिस समय महमूद गजनवी का टाइम पीरियड था उसी समय अल बरूनी का भी टाइम पीरियड था। तो इस प्रकार किताब उल हिंद की रचना करने वाला कौन है, तो अल बरूनी है। नेक्स्ट बात करें हम पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की चंद्र बरदाई ने की थी। और चंद्र बरदाई किसके समकालीन था, तो यह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। तबकाते नासिरी ग्रंथ की हम बात करें तो इसकी रचना की मिनहाज उस सिराज ने इसकी रचना की, यानी कि तबकाते नासिरी की रचना मिनहाजुद्दीन सिराज ने, इसे मिनहाज उस सिराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसने की। और यह बलबन के समय था। ठीक है, बलबन के टाइम पीरियड, बलबन किस वंश का था, तो यह गुलाम वंश से संबंधित था। और बलबन के टाइम पीरियड के दौरान ही मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी की रचना की थी। फतवा ए जहांदारी ग्रंथ की बात करें तो इसकी रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी जो पुस्तक है उसकी रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। और बरनी जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के समकालीन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है वह आधुनिक भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17। एक्सलासापेल जो कि 1748 की संधि थी उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
सही है यह आपको बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध की समाप्ति हो गई थी एक्सला-सापेल की संधि से, जो कि 1748 में हुई थी। सेकंड जो स्टेटमेंट है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा, क्योंकि हमें राइट आंसर का चयन करना है, तो वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि जो कि 1748 में हुई थी, इससे ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था वह समाप्त हो गया। यानी कि जो प्रथम कर्नाटक वॉर था, ठीक है, वह शुरू किस मुद्दे पर हुआ था, तो वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण ही भारत में शुरू हो गया था। और यह फर्स्ट कर्नाटक वॉर समाप्त कैसे हुआ, तो यह एक्सला सपेल की संधि के साथ समाप्त हुआ 1748 में। अब बात करें कर्नाटक वॉर की, तो कर्नाटक वॉर की बात हो ही रही है, तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ कब, तो यह जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था हमारा वह हुआ 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के मध्य, ठीक है, क्योंकि 48 में यह एक्सला सपेल की संधि से समाप्त हो गया था। अब इस संधि के परिणाम स्वरूप मद्रास जो है वह अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया था। ठीक है, भारत में बात की जाए तो मद्रास अंग्रेजों को मिल गया और अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह था जो कर्नाटक वॉर था वह किस किस के मध्य था, तो ये अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों के मध्य था। अंग्रेज वर्सेस फ्रांस कह सकते हैं या फ्रांसीसी के मध्य था। ठीक है, इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में इन में दोनों दल बराबर रहे, यानी कि ना किसी की जीत हुई है और ना ही किसी की हार हुई थी इस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वह कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी था वह कब गवर्नर जनरल बना, तो 1848 ईस्वी में यह भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। और लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण जो सफलताएं थी, आइए उन्हें देख लेते हैं एक बार। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने किया। और यह कब किया था, तो 1849 में सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के कारण जो पंजाब का विलय किया ब्रिटिश साम्राज्य में वह किया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया, तो 1849 में। इसके अलावा महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई है। ठीक है, जैसे ही पंजाब पर क्या कहना होता है अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दी जाने लगी थी और उनको इंग्लैंड भी भेज दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर भी अधिकार कर लिया। और यह अधिकार कब किया गया, तो 1850 ईस्वी में कर लिया गया था। लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय भी डलहौजी के समय में ही किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि म्यांमार जो समय बर्मा कहलाता था उस पर भी डलहौजी ने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो दोस्तों हैदर अली ने 1755 में मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदर अली जो है वह दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 लेकर 1769 के मध्य हुआ। और किन किन के मध्य हुआ, तो यह मैसूर राज्य के सुल्तान हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के मध्य हुआ था। यानी कि अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और कब हुआ, तो 1767 से लेकर 1769 में। ठीक है, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता मिली। ठीक है, और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वह भी हैदर अली के समय ही हुआ था। और जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब हुआ, तो ये आपको 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी हैदर और अंग्रेजों के मध्य यह जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध है वह हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और हैदर अली की मृत्यु के बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका नेतृत्व किसने संभाला, तो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभाली। किसने संभाली, तो टीपू सुल्तान ने। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 1755 की हम बात करें तो 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में स्थित है वहां पर आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 इज, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जो कि सही है। कारण में कहा गया है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे,
जो कि यह भी अपने आप में सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू किया था, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर लागू की गई थी। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। थर्ड जो है वह है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अभी महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ इंप्लीमेंट की गई थी, तो यह आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू की गई थी। यही कारण था कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। इस प्रकार हमारा कथन कारण दोनों सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करें। आइए देख लेते हैं सूचियों को। सूची 1 में कुछ अधिनियमों का वर्णन है और सूची 2 में उन जो वो अधिनियम है वह कब बने इसका वर्णन दिया गया है। तो अब हम बात करें इंडियन आर्म एक्ट यानी कि भारतीय शस्त्र अधिनियम की, तो यह कब बना, तो यह आपको 1878 में बना है। ठीक है, कब बना भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो 1878 में बना। वहीं शाही पद अधिनियम की हम बात करें तो शाही पद अधिनियम बना कब, तो 1876 में शाही पद अधिनियम बना। वहीं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की हम बात करें तो यह 1861 में बना था और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में बना था। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में बनता है, शाही पद अधिनियम 1876 में बनता है, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में बनता है और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बनकर तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन डी इज राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा बात करें एम के गांधी जी की, तो यह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। सरोजनी नायडू ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन की बात करें कि इसका आयोजन कब हुआ, तो यह 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के मध्य लंदन में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। तो दोस्तों यह फैक्ट आपको याद रखना है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और वह किस जहाज से लंदन गए थे, तो SS राजपुताना नामक जहाज से वह इंग्लैंड पहुंचे थे। इसके अलावा दोस्तों वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने के लिए गई हुई थी। इनके साथ ही एनी बेसेंट ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया था। यानी कि जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने किस दल से सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, तो राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों सूची 1 में कुछ पुस्तकों का वर्णन दे रखा है। ठीक है, सूची 1 में आपको यहाँ कुछ पुस्तक देखने को मिल जाएंगी और सूची 2 में उन पुस्तकों से संबंधित उनके लेखकों का वर्णन दे रखा है। तो अब बात की जाए स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन की। ठीक है, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन पुस्तक लिखी किसने, तो लाला लाजपत राय द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। गीता रहस्य जो बुक है, ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। वहीं आ नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक है उसकी रचना की किसने, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आ नेशन इन मेकिंग बुक की रचना की थी। वहीं इंडिया विंस जो फ्रीडम पुस्तक है उसकी रचना की है मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। ठीक है, इस प्रकार जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन में वही चीजें दे रखी हैं तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है वह कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वार्षिक गठन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, NM जोशी जी को वहां भेजा गया था। वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के वार्षिक गठन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा NM जोशी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। इनके साथ ही इनके सलाहकार भी गए हुए थे जिनका नाम था BP वाडिया जी। ठीक है, BP वाडिया
एनएम जोशी के सलाहकार थे, ये भी इनके साथ वाशिंगटन गए हुए थे मजदूरों के नेतृत्व के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालयन नदी है? तो ऑप्शन बी इज राइट, जो सतलुज नदी है वह ट्रांस हिमालयन नदी है। अब ट्रांस हिमालयन नदी से तात्पर्य यह है कि हिमालय को पार करके जो नदी आ रही है, कहने का तात्पर्य है कि हिमालय के दूसरे पार उस नदी का सोर्स है और उसी हिमालय को पार करके इस पार यानी कि हिमालय के दूसरी पार आ रही है। तो आपको पता ही होगा कि सतलुज रिवर है उसका जो उद्गम है वह मानसरोवर लेक के पास है यानी कि तिब्बत में है। आइए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सतलुज जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी से तात्पर्य है कि सदैव बहने वाली, उसमें जल की कभी कमी नहीं होती, सदैव सतत वह नदी बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। इस नदी का जो उद्गम है वह हिमालयन पार यानी कि ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, यानी कि जो सतलुज नदी का उद्गम जो सोर्स है वह है राक्षस ताल, जो कि कहाँ है? मानसरोवर के पास है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह 1450 किलोमीटर है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, यानी कि इंडिया में यह नदी हिमाचल प्रदेश से एंट्री लेती है और हिमाचल प्रदेश में यह शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ओके, बढ़ते आगे। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भांगड़ा नंगल बांध बनाया गया है। ठीक है, बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का भी निर्माण किया गया है जो कि गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिमाचल प्रदेश में ही इस जो सतलुज नदी है उस पर भांगड़ा नंगल बांध बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक विशाल जलाशय का भी निर्माण किया गया है जिसका क्या नाम है? तो गोविंद सागर जलाशय इसका नाम है। इसके अलावा जो सतलुज नदी है वह पाकिस्तान में किस नदी से मिलती है? तो चेनाब नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है, वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो खस ट्राइब है, ठीक है, जो खस ट्राइब है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी? यह हिमालयन एरिया में आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कौन से हिमालयन में? तो यह उत्तर पश्चिमी हिमालयन में देखने को मिलती है। लाइक उत्तराखंड ले लो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ले लो, जम्मू कश्मीर ले लो, ठीक है, यहाँ पर आपको खस ट्राइब देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अंगामी जनजाति आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी। बिरहोर जो ट्राइब है आपको झारखंड में देखने को मिल जाती है। वहीं जो टोडा ट्राइब है आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाती है। ये देखिए, खस जनजाति का जो मूल निवास है वह उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अंगामी जो जनजाति है वह नागालैंड में पाई जाती है। वो बिरहोर जो ट्राइब है वह झारखंड में पाई जाती है, जबकि जो टोडा जनजाति है वह तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में झील का वर्णन है, यानी कि लेक का वर्णन दिया हुआ है, और सूची 2 में उन लेक से संबंधित लोकेशन का वर्णन दे रखा है। तो साला लेक की हम बात करें तो साला लेक आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। वहीं बड़खल झील की हम बात करें तो बड़खल झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो यह आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगी। लोकटक लेक की बात करें तो लोकटक लेक कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। और काली वेली झील आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखिए, साला लेक आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, काली वेली झील तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ऑप्शन ए इज राइट, जो हिमाद्री श्रेणी है वही भारत की नवीनतम श्रेणी है। वहीं पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो प्राचीन की बात करें तो अरावली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। जो हिमाद्री श्रेणी है उसे ही ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, और मध्य हिमालय के जो बीच की श्रेणी है, ये जो बीच की श्रेणी है यही क्या कहलाती है? यही कहलाती है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय की यह श्रेणी कहलाती है। ओके, विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटियां इसी श्रेणी में हैं। जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वह किस श्रेणी में है? तो ग्रेट हिमालय में स्थित है। और इन हाईएस्ट श्रेणी में आप सबसे प्रसिद्ध जो श्रेणी है वह कौन सी आती है? तो माउंट एवरेस्ट आती है। माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वह किस में स्थित है? तो यह ग्रेट हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणियां नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 है,
कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी आखिर कहाँ स्थित है? तो यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो हिमाद्री पर्वत श्रेणी क्या है? तो ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय, यानी कि पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के जो मध्य स्थित है वही कश्मीर घाटी कहलाती है। तो कश्मीर घाटी जो है वह दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। यानी कि जो दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज है और उत्तर पूर्व में जो मेन हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच का जो एरिया है तो वह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर जो चौड़ा एरिया है वही क्या है? वही कश्मीर घाटी है, ठीक है, क्या है? कश्मीर घाटी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। आने वाले वीडियो में हम इस पेपर से संबंधित सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम 30 लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, आधे घंटे का वीडियो बने और आपको देखने में भी सहजता हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। यमुना नदी की जो निम्नलिखित सहायक नदियों के जो यमुना नदी है उसकी निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार करना है। यानी कि आपको अरेंज करना है जो यमुना नदी की सहायक नदी है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम का। तो ठीक है, यहाँ पे बात करें सबसे पश्चिम में कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है, तो जो चंबल रिवर है वह सबसे पश्चिम में आकर, मान लीजिए ये यमुना नदी है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। अब इसमें सबसे वेस्ट में आकर जो मिलेगी यमुना नदी में तो वह होगी चंबल, ठीक है, चंबल रिवर आकर सबसे पहले मिलती है। उसके पश्चात बात करें कौन सी नदी आकर मिलेगी, तो सिंध नदी आकर मिलेगी। सेकंड नंबर पे सिंध नदी आकर मिली। थर्ड नंबर पे जो आकर मिलेगी वह है बेतवा, ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारी ये बेतवा हो गई, ये हो गई सिंध हो गई, और लास्ट में केन आकर चंबल नदी पर मिल जाती है, और ये हमारी जो रेड कलर की है वो चंबल नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले आकर कौन सी नदी चंबल नदी पे मिली, तो यमुना नदी पर मिली। तो चंबल नदी आकर सबसे वेस्ट में, जो सबसे वेस्ट में नदी मिलती है वह चंबल नदी आकर यमुना में मिलती है। उसके ईस्ट में मिलती है सिंध नदी, और सिंध नदी के ईस्ट में मिलती है बेतवा रिवर, और सबसे ईस्ट में जो यमुना नदी से मिलती है वह है केन रिवर, ठीक है। इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यमुना नदी जो है, ठीक है, यमुनोत्री के निकट बंदेर पुछ हिमनद, यानी कि बंदेर पुछ जो ग्लेशियर है जो कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है, वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। एवं प्रयागराज में यह गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि जो यमुना नदी का संगम है तो वह गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। और इसकी सहायक नदी का जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है उसके अकॉर्डिंग चंबल नदी सबसे वेस्ट में आकर मिलती है। चंबल के बाद सिंध का स्थान आता है। सिंध से ईस्ट में बेतवा नदी यमुना नदी मिलती है, और सबसे ईस्ट में केन नदी आकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की सहायक नदियों का जो क्रम है वह इस प्रकार है: हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा। यानी कि पूर्व से अगर हम पश्चिम की बात करें तो हिंडन, रिंद, सेगर, वरुणा नदी आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर के, ठीक है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आने वाले वीडियो में अन्य क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, धन्यवाद।